नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोहन चंद्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक जो क्लास 10th की केमिस्ट्री, उसमें आपको जो चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको धातु से परिचित कराया था, सेकंड में हमने अधातु से, और जो आज के इस वीडियो में हम जो हमारे टॉपिक अधातु से छूट गए थे उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो जो आज का पहला टॉपिक रहेगा धातु और अधातु के बीच क्रिया। उससे पहले आपको कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो कोष है उपकोष, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो अभी तक के जो भी वीडियो हैं आपके रसायन विज्ञान कक्षा 10 के, उन सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं, और सेकंड है आपका अम्ल क्षार एवं लवण, और जो थर्ड चैप्टर आपका कंटिन्यू चल रहा है धातु और अधातु। तो उन सभी वीडियोज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप अगर वीडियो पर नए हैं तो आप वहां पे जाके उन सभी वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं और अपने नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया से पहले आपको कुछ धातुओं के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं। तो जो धातुएं आपकी जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, और भी हैं, अभी हमने कुछ चुनिंदा आपको बताई हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 है, पोटेशियम का 19, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 और जो आपका कैल्शियम उसका 20। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आप कुछ कॉमन जानकारी ले लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको कोष जो कक्षा बोली जाती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में उपकोष। तो पहले हम आपको जो कक्षाएं हैं आपकी यहाँ पे, एक पहली कक्षा होती है के एल एम एन। कुल 7 कोष होते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू। लेकिन आपके क्लास 10th लेवल पर हम आपको कुल 4 ही बताएंगे, के एल एम एन। तो जो आपका के कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एल होता है उसमें 8, और जो एम होता है उसमें 18, और जो आपका एन होता है उसमें 32। अब जो इसमें एक जादुई संख्याएं होती हैं 7 जादुई संख्याएं, जिन्हें हम मैजिक नंबर से जानते हैं। तो जादुई संख्याएं आपकी 7 होती हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32,
32। ये आपके मैजिक नंबर होते हैं 2,8,8,18,32,32। तो यही आपके 7 उपकोष होते हैं। तो KLMNOP Q ये कोष है, सॉरी उपकोष बोल दिया हमने, कोष है सभी कोष, या ऐसे हम कक्षा बोलते हैं। सो KLMN। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए किस प्रकार होता है। के में हमने बताया पहले कोष में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार यहां से देखिए आप तीसरे में भी 8 और चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो धातुएं अभी आपको हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो देखिए पहला है सोडियम। तो सोडियम हमने बताया पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 2 देने हैं, दूसरे में अब हमें कितने देने हैं 8, तो 8 हो गया। अब शेष हमारे पास क्या बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जो आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम को पहले 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के लिए पुनः 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 8। अब 2, 8, 10 कितने हो गए 18। अब बचा क्या आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये चौथे कोष में जाएगा 2, 8, 8, 1। मैग्नीशियम का देखते हैं, तो मैग्नीशियम को पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो अंतिम है आपका उसमें 2 बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे में। इसी प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कोष में, सेकंड के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, अब शेष बचे 3, तो वो थर्ड कोष में जाएंगे। अब आपका कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम का 2, 8, 8, 2। तो ये आपके धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपने देख लिए। बस ये ध्यान रखना है जादुई संख्याएं कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 7 संख्याएं हैं, इन्हें बढ़िया से याद रखना है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। ये कोष में है, और एक दूसरा उपकोष भी होता है इसका, एक सेल बोला जाता है, एक सब सेल बोला जाता है। तो उपकोष आपके 4 होते हैं, एक एस, दूसरा पी, डी और एफ। ये 4 उपकोष होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको हमने बताई 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो उपकोष में तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभी जरूरत है नहीं। तो कोष जो हमने बताया, कोष ध्यान रखने हैं, और कोष का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सोडियम का हो गया 2, 8, 1, पोटेशियम का 2, 8, 1, और मैग्नीशियम का 2, 8, 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम 2, 8, 3 और कैल्शियम 2, 8, 8, 2। अब देखिए अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की करते हैं हम। अधातुएं आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चलिए यहीं पे लिखते हैं। अधातुएं नॉन मेटल्स, तो नाइट्रोजन हमने बताया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और भी है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का 8, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। इसी प्रकार इनका भी तो हमने बताया फर्स्ट कोष में 2 और बचे 5, तो दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ऑक्सीजन 2, 6 और फास्फोरस का आपका 2, 8, 5, और जो सल्फर है 2, 8, 6, और क्लोरीन है तो 2, 8, 7। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए, प्रत्येक तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ग्रहण करना,
ये उसकी संयोजकता कहलाती है। अब जैसे आप देख रहे हैं सोडियम का लास्ट कोष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7। तो 2 3 4 5 6 और 1 7। अब सोडियम को भी अपना अष्टक पूर्ण करना है और क्लोरीन को भी अपना अष्टक पूर्ण करना है। तो सोडियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है आपका, इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए सोडियम क्या करेगा, जो सोडियम धातु है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऐसे क्लोरीन को दे देगा यहाँ से। अब क्लोरीन को जब दे देगा तो देखिए यहाँ पे विन्यास में इसका विन्यास अभी क्या है, 2,8,1, और इसका क्या है, 2,8,7। और जब यह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा तो बन जाएगा धनायन। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के ये धनायन बनेगा, तो Na+। और जो आपका क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl-। अब विन्यास देखिए, तो इसका विन्यास क्या बचेगा, सोडियम प्लस का, सोडियम धनायन का विन्यास 2,8। और जो आपका क्लोरीन का हो गया वो देखिए 2,8,8। अब दोनों को देखिए अष्टक पूर्ण हो गया कि अंतिम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के, तो अष्टक पूर्ण हो गया। और जब अष्टक पूर्ण हो गया तब देखिए Na+ और प्लस Cl नेगेटिव न्यूट्रल होकर क्या बनाएंगे, NaCl। तो ये रही आपकी धातु और अधातु के बीच अपक्रिया कि सोडियम धातु क्लोरीन अधातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, सोडियम क्लोराइड। तो नोट कीजिए, आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आ रहा होगा आज के इस टॉपिक को पढ़ने में। अगर डिटेल में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है, वहां पे आपको KLMN OPQ 7 के सातों कोष और उपकोष में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने करवाया है और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको डीपली सीखना है तो आप वहां पे जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन कर। हो गया नोट। चलिए अब अक्रिय गैसें भी आपको यहीं पे हम बता देते हैं। अक्रिय गैसें जो किसी के साथ क्रिया नहीं करते। अक्रिय गैसें आपकी फर्स्ट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम परमाणु क्रमांक 2, नियॉन परमाणु क्रमांक 10, ऑर्गन परमाणु क्रमांक 18, क्रिप्टन 36, जीनॉन 54, और जो लास्ट है आपका रेडॉन, इसका होता है 6। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन ये आपकी अक्रिय गैसें हैं। अब इसका विन्यास देखिए, हमने बताया था पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। इसी प्रकार नियॉन का देखते हैं तो 2,8 और आर्गन का 2,8,8। इसी प्रकार जो क्रिप्टन है तो 2,8, 8 2 10, 18 और 8 हो गया 36। इसी प्रकार जीनॉन है 2,8, 18, 18, 8। और फर्स्ट आपका है जीनॉन रेडॉन 2,8, 18, 18, 32, 8। देखिए जोड़िए, हो गया 86, 32, 60, 40, 136, 76, 10,
86 हो गया। अब देखिए हीलियम को छोड़ के बाकी में देखिए अंतिम कोष में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 8। तो अक्रिय गैसों का जो अष्टक है वो पहले से ही पूर्ण होता है, इसलिए ये गैसें किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करते हैं। वजह हमने आपको बता दी है कि इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब हीलियम है वो आपका कैसा है? अपवाद स्वरूप है, तो हीलियम के पास कितने हैं अंतिम कोष में? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो भी अन्य गैसें हैं आपकी उन सभी के पास कितने हैं? 8-8 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये किसी के अन्य गैस के साथ अपक्रिया या किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। धातु और अधातु के बीच बंध इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब पूछ दिया जाता है 2 नंबर में कि आयनिक बंध क्या है। तो आप धातु और अधातु के बीच पहले बंध जानेंगे, इसके बाद में हम आपको आयनिक बंध या इसे दूसरे नाम से विद्युत संयोजक बंध के नाम से भी जानते हैं हम। तो देखिए धातु और अधातु के बीच बंध जो है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, तो परिभाषा पहले लिखते हैं कि वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। कि वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, एक धातु लिए लेते हैं और एक अधातु। डाले तो धातु और अधातु, देखिए एक धातु हम लिए लेते हैं यहाँ पे, चलो सोडियम, और जो आपका अधातु है वो लिए लेते हैं क्लोरीन। तो सोडियम अभी आपको हमने बताया था कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 2,8,1, और जो आपकी अधातु क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका विन्यास 2,8,7। अब सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध, देखिए अब हमने बताया था अभी आपको कि Na क्या करेगा, जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा
और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाएगा। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो बन जाएगा धनायन। अब देखिए यहाँ पे ये अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो क्या बनेगा? सोडियम आयन, Na+। और जो आपका क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाएगा? ऋणायन, तो ये बन जाएगा आपका Cl-। अब देखिए दोनों जो आपके तत्व हैं या धातु और अधातु दोनों कैसे बन गए? आयन के रूप में बन गए। सोडियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक साल्ट या लवण का निर्माण करेंगे। तो हमने अभी आपको बताया था कि Na+ और Cl-। ये दोनों न्यूट्रल होकर क्या बनाते हैं? NaCl। अब NaCl का निर्माण हुआ तो NaCl के बीच में जो बंध है Na बॉन्ड Cl, देखिए ऐसा यहाँ पे बता देते हैं आपको। चलिए इधर बताते हैं यहाँ पे। तो NaCl के निर्माण में Na और Cl के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक एक। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो इनके मध्य जो बॉन्ड रहेगा या बंध रहेगा वो एकल बंध रहेगा, तो Na बॉन्ड Cl। अब जो ये बंध है आपका, इसी बंध को हम आयनिक बंध, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। तो परिभाषा पुनः हम रिपीट किए देते हैं, एक ही लाइन की है, आसान सी भाषा में हमने आपको बताई कि वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य, कंडीशन लगी है यहाँ पे कि असमान तत्व होने चाहिए। तत्व कैसे होने चाहिए? असमान। तो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो तत्व कैसा बन जाएगा? आयन। तो आयन दोनों मिलके आयन क्या बनाएंगे? आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। तो वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया आपका सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु। विन्यास किया तो हमने देखिए विन्यास में आपको बता दिया कि जो अंतिम कोष है सोडियम का उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और जो क्लोरीन है उसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इधर क्लोरीन को देगा, क्लोरीन कैसा हो जाएगा? ऋणायन। और जो आपका सोडियम है बन जाएगा धनायन। सोडियम और क्लोराइड आयन मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। और इनके बीच में जो बंध बनेगा उसी को हम बोलेंगे आयनिक बंध। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, धातुओं की उपस्थिति या प्राप्ति। धातुओं की उपस्थिति, हम जो भी धातुएं देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि लोहा है, सोना है, चांदी है या पीतल है या प्लेटिनम है, अन्य जो भी धातुएं देखते हैं तो ये सभी पाई कहाँ जाती हैं या ये सभी कहाँ पे उपस्थित हैं, तो उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो भू प्रॉपर्टी जो है आपकी, भू प्रॉपर्टी मतलब जमीन के अंदर परत। तो भू प्रॉपर्टी जो है वो धातुओं का प्रमुख स्रोत है। जो भी धातुएं हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोहा, पीतल या सोना है, चांदी है, ये सभी भू प्रॉपर्टी के अंदर पाई जाती हैं पर्याप्त मात्रा में। तो भू प्रॉपर्टी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा जो समुद्री जल भी कुछ धातुओं का स्रोत है। अब समुद्री जल में देखिए जो आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अलावा और भी आयोडीन वगैरह है। तो सोडियम क्लोराइड तो आप मुख्यतः जानते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड और भी अन्य धातुएं पाई जाती हैं। अगर प्रमुख स्थान या प्रमुख स्थान धातुओं की प्राप्ति का प्रमुख स्थान पूछा जाता है तो जो आपकी भू प्रॉपर्टी है वो प्रमुख स्रोत है।
कि भू प्रॉपर्टी में पर्याप्त मात्रा में जो है धातुएं पाई जाती हैं। इसके अलावा समुद्री जल, तो समुद्री जल में भी हमने बताया आपको सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि धातुएं पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, अति महत्वपूर्ण है, खनिज और अयस्क। खनिज और अयस्क, तो खनिज क्या है और अयस्क क्या है? तो पहले तो हम खनिज जानेंगे, इसके बाद में अयस्क। तो देखिए खनिज क्या है आपके, मिनरल्स। मिनरल्स प्रकृति में लिखा है कि धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में हमारी जो धातुएं हैं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज। एक लाइन की परिभाषा है, अगर आपको खनिज की परिभाषा पूछ दी जाती है एग्जाम में तो ध्यान रखना है कि हमने बताई कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि, ये सभी हमने बताया कि मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल बतौर कॉपर पायराइट, यह पृथ्वी में अशुद्धियों के रूप में होता है। जो भी धातुएं प्रकृति में पाई जाती हैं इन सभी में कुछ ना कुछ अशुद्धि, अब मिट्टी है आपकी, कंकड़ है, पत्थर है, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने बताया आपको कॉपर पायराइट, यह पृथ्वी में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होता है। अब कॉपर पायराइट CuFeS2, ये फार्मूला है कॉपर पायराइट का। तो ये कुछ ना कुछ अशुद्धि के साथ पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, खनिज आपको हमने बताया कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज। एग्जाम्पल में बताया हमने कॉपर पायराइट, फार्मूला पूछ दिया जाता है कभी कभी 1 नंबर में, तो कॉपर पायराइट का फार्मूला CuFeS2। अब नेक्स्ट है आपका अयस्क। अयस्क देखिए क्या है कि वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, सुगमता और मितव्ययता। सुगमता मतलब आसान तरीके से, मितव्ययता का मतलब कम खर्च में, कम खर्च में। तो लिखा है कि वे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता के साथ होता है। मितव्ययता का मतलब हमने बताया कि कम खर्च। के साथ होता है, अयस्क कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिखा है हार्न सिल्वर और कार्नेलाइट आदि। तो ध्यान रखना है, अयस्क क्या हमने बताया कि वे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण सुगमता और मितव्ययता के साथ होता है अयस्क कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने बता रखा है कि हार्न सिल्वर और कार्नेलाइट। इसके अलावा भी और भी हैं, ये मुख्यतः हमने आपको 2 पूछ दिए जाते हैं एग्जाम्पल में, तो हार्न सिल्वर और कार्नेलाइट। अब हार्न सिल्वर आपका जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसे बोला जाता है हार्न सिल्वर। कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O, ये आपका क्या है? कार्नेलाइट। तो हार्न सिल्वर सूत्र हमने बताया आपको, सिल्वर क्लोराइड या AgCl
और जो कार्नेलाइट है KCl MgCl2 और 6H2O। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें आपको विद्युत संयोजकता और उसके साथ साथ विद्युत संयोजक यौगिक और आगे आने वाले जो भी टॉपिक भर्जन है, निस्तापन है, गालक है, अधात्री है, इन सभी का अध्ययन कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।